जाएंगे। इसके बाद वो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से मिलकर उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और मुलायम सिंह जी से ये अनुरोध करेंगे कि वो केंद्र की सरकार से ये गुजारिश करें कि अमेरिका की सरकार से इस पूरे मामले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया जाए। माननीय मंत्री जी द्वारा मुझे दूरभाष पर यह सूचित किया गया है जी कि बोस्टन शहर के लोगान एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जी उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारक को एयरपोर्ट पर सामान्य तौर पर नहीं रोका जाता है, वो विशिष्ट पासपोर्ट होता है और रेड पासपोर्ट होता है जी। वो पासपोर्ट धारक होने के बावजूद माननीय मंत्री को डिटेन किया गया, रोका गया जी और सिर्फ माननीय मंत्री जी को रोका गया जी। उनको ह्यूमिलिएट किया गया। उन्होंने मुझे 3 शब्द बताया कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया और मुझे हरास किया गया वहाँ जी। और इस कारण से मुझे अमेरिका आने का अफसोस है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें एक गेस्ट के रूप में बुलाया था। माननीय मंत्री जी प्रयास कर रहे हैं कि अपने निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही वो लौट जाए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अंबिका बैनर्जी की निधन की वजह से 2G घोटाले को लेकर जेपीसी मसूदा रिपोर्ट पर होने वाली बैठक फिलहाल टल गई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस परेशानी में है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगा है। अब बैठक 29 अप्रैल को होगी। बैठक टलने से सरकार ने फिलहाल राहत की सांस ली है। जेपीसी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दिए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किए जाने से भाजपा बेहद नाराज है। ऐसे में अहम सवाल ये उठ रहा था कि जेपीसी की होने वाली बैठक में क्या होगा। उधर जेपीसी के सदस्य यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री से समिति के सामने पेश होने की मांग की है। इस बैठक में जेपीसी की मौजूदा रिपोर्ट पर मोहर लगनी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां कर रखी थी। विपक्ष पीसी चाको वाली समिति की रिपोर्ट खारिज कराना चाहता था, जबकि सत्ता पक्ष की कोशिश थी कि असहमति नोट लेकर रिपोर्ट को बहुमत से पारित करा लिया जाए। उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। इसको लेकर विपक्ष वक्त वक्त पर सरकार को घेरता रहा है। राज्यपाल BL जोशी को ज्ञापन देकर यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करने वाली बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर अखिलेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने यूपी में बिगड़ते हालात को लेकर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग दोहराई है। उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश के लिए मैं समझती हूँ कि जो मैंने उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को मिलकर उत्तर प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए जो उनको चिट्ठी दी थी, तो वो बिल्कुल सही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर बसपा प्रमुख मायावती तीखे तेवर अपना रही हैं। वह कोई भी ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहती जिसको लेकर उनके मतदाताओं में गलत संदेश जाए। यही वजह है कि वह लगातार यूपी के अखिलेश यादव सरकार पर हमला बोल रही हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से देर शाम मुलाकात की। शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे यानी 1 घंटे लंबी चली दोनों की मुलाकात। हैदराबाद कांड के बाद कांग्रेस से दूरी बना चुके यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ND तिवारी ने सोनिया गांधी से 1 घंटे लंबी मुलाकात की। मुलाकात के बाद तिवारी साहब ने साफ कर दिया कि वो गवर्नर पद मांगने नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कांग्रेस और देश के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही ये नसीहत भी दे डाली कि जरूरी है कि राहुल गांधी अधिक से अधिक युवाओं को जोड़े ताकि आने वाले आम चुनाव में कांग्रेस को बेहतर नतीजे मिल सके। ND तिवारी और सोनिया गांधी के मुलाकात से 2 बातें साफ हो गई। अव्वल तो ये कि सपा के करीबी समझे जाने वाले ND तिवारी अभी भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और दूसरा ये कि बढ़ती उम्र के बावजूद भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं ND तिवारी। बतौर कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी ने जेल अधिकारियों की पहली बैठक ली। उनकी बात सुनी तो भ्रष्टाचार पर उनके पेज भी कसे। भरोसा दिलाया कि जल्द ही नई भर्तियां और प्रमोशन होंगे तो भ्रष्टाचार न बर्दाश्त करने की बात भी कही। कहा जेल महकमे में जो भी पैसा लेगा वो जेल में होगा, चाहे वो जेल मंत्री ही क्यों न हो। कारागार मंत्री के तौर पर राजेंद्र चौधरी ने पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों की परेशानियां और जरूरतें सुनी, साथ ही उनके पेज भी कसे। बैठक में प्रमुख सचिव गृह भी मौजूद रहे। पिछली सरकार में जेल में हुई मौतों पर निशाना साधने वाले जेल मंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कैदियों को जेल में यातना दी गई तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। सूबे की जेल में तैनात अधिकारियों ने कैदियों के इलाज के लिए 50 लाख के रिवॉल्विंग फंड को PGI में जमा कराने की मांग की। साथ ही ये अनुमति भी मांगी कि कैदियों का इलाज निजी अस्पतालों में कराया जा सके।
अधिकारियों की मांग ये भी थी कि कैदियों को ऊनी की जगह सिंथेटिक कंबल दिए जाएं। बंदियों के लिए कपड़ों की कमी, बिजली की दिक्कत से भी अधिकारियों ने मंत्री को रूबरू कराया। कारागार मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश भर की जेलों को सुधारने और पारदर्शिता लाने के लिए कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बंदियों को पौष्टिक खाना और कपड़ों का इंतजाम जल्द ही सरकार करेगी। साथ ही चेतावनी देने से नहीं चूके कि उन्हें खबर है कि जेलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बंदियों के परिजनों से मुलाकात के लिए हो रही उगाही हो या फिर चुनिंदा कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला हो। जेल मंत्री ने नई जेलों के निर्माण में तेजी लाने और उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। जिस अंदाज में राजेंद्र चौधरी बोल रहे थे वो बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन को भी टक्कर दे सकता है, लेकिन बात तो तब बने जब ये बोल वचन असली काम में तब्दील हो। सूबे की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुफ्त साइकिल बांटने की योजना बना ली है। किसान उपहार योजना के तहत किसानों को हर महीने 4300 साइकिलें प्रदेश भर में बांटी जाएंगी। किसान उपहार योजना किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं है, पर इस योजना में साइकिल बांटे जाने से कहीं न कहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। मिशन 2014 के लिए समाजवादी पार्टी हर जोड़ तोड़ अपना रही है। प्रदेश में सत्ता की कमान भी सपा के हाथ में है, तो लोक लुभावन योजनाएं चलाने की पूरी आजादी है। सपा ने हर तबके को लुभाने के लिए कदम उठाए हैं। बेरोजगारों को भत्ता बांटा तो छात्रों को लैपटॉप, मुस्लिम लड़कियों को वजीफा दिया तो बाकी छात्राओं को भी कन्या विद्याधन बांटा। सरकार ने किसानों के लिए भी तमाम सुविधाएं देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, पर अब यूपी सरकार किसानों के लिए एक और तोहफा देने की तैयारी में है। ये तोहफा है किसानों को मुफ्त साइकिल का। सरकार को भले ही इसमें कोई बुराई नजर न आती हो, पर विपक्ष को इस योजना के पीछे सियासत ही नजर आती है। बहरहाल इस योजना के लागू होने से विपक्ष का हाय तौबा मचाना तय है। वैसे भी आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग का डंडा कहीं मायावती की हाथियों की तरीके से मुलायम के साइकिल के साथ न कर दे। अलीगढ़ में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अलीगढ़ में 5 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या हो गई थी। बच्ची की मौत के बाद लोगों में गुस्सा था और लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों ने लोगों को तितर बितर करना शुरू कर दिया। टीम की अगुवाई कर रहे सीओ ने बुजुर्ग महिला को धक्का देकर गिरा दिया था। ये सब कुछ मीडिया के कैमरों में कैद हुआ था। सीबीआई में कुंडा में हुए डीएसपी मर्डर केस के 7 और आरोपियों को आज सीबीआई कोर्ट में पेश किया, जहां पे उनको 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया है। सीबीआई ने बताया कि इसमें एक आरोपी बुल्लेपाल राजा भैया के यहाँ काम करता है। कुंडा में हुए डीएसपी की हत्या में बुधवार को गिरफ्तार 7 और आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया, पर आरोप है कि घटना वाले दिन ये सीओ पे लाठी और डंडे से प्रहार कर रहे थे और भीड़ को भड़का रहे थे, जिसके चलते सीओ जियाउल हक की हत्या हुई। इन अपराधियों में 6 नन्हे प्रधान के गुर्गे हैं, जबकि एक राजा भैया के साथ रहने वाला उनका निजी गनर है। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया है, जहां सीबीआई अब इनसे कुंडा में हुए डीएसपी की हत्या के बाकी राज उगलवाएगी। हालांकि सीबीआई ने सीओ मर्डर केस में राजा भैया को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी है, लेकिन बुल्लेपाल का पकड़े जाना और सीओ हत्याकांड में उसका नाम आना ये दिखाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। चर्चित सीएमओ मर्डर केस और एनआरएचएम घोटाले की जांच अब खत्म हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सीबीआई ने एक हलफनामा दायर किया, जिसके हिसाब से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच, जहां लखनऊ में हुए सीएमओ मर्डर केस और एनआरएचएम घोटाले की जांच कर रही थी, अब वो खत्म हो जाएगी। लखनऊ में एनआरएचएम घोटाले और सीएमओ मर्डर केस मामले में जांच पूरी हो गई है। आज सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट की कॉपी और शपथ पत्र हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सौंपा गया। गौरतलब है कि मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की थी, जिसको संज्ञान में लेने के बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में हो रही जांच की निगरानी के आदेश दिए थे। आज जांच पूरी होने की रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अब पूरे मामले पर स्थानीय सीजीएम न्यायालय में ट्रायल का दौर चलेगा। फिलहाल अब इस मामले पर हाईकोर्ट की निगरानी का दौर समाप्त हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में एनआरएचएम घोटाले की जांच पर अहम सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अगले 3 हफ्तों बाद होगी।
लखनऊ में हुए एनआरएचएम घोटाले और सीएमओ मर्डर केस पर आज आखिरी सुनवाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में हुए एनआरएचएम घोटाले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अगले 3 हफ्तों बाद अपनी अहम सुनवाई करेगी। गाजियाबाद में दिल्ली से सटे एयरफोर्स रोड पर चलती कार में 3 लोगों ने एक महिला को अपने हवस का शिकार बनाया। इस दरिंदगी के बाद बदमाशों ने महिला को हिंडन नदी के किनारे फेंक कर वहां से फरार हो गए। पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। दिनदहाड़े इस गैंगरेप की घटना ने जहां गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है, वहीं अफसरों का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो गई है, उन्हें जल्द से जल्द दबोच लिया जाएगा। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वालों में पीड़ित महिला का पति और देवर भी शामिल है, जिससे महिला का पैसे का लेन देन का विवाद चल रहा है। इस दौरान जब महिला ने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने महिला से मारपीट भी की। उत्तराखंड के सभी सियासी दलों ने नगर निगम चुनावों को जीतने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। लाख टके का सवाल यह है कि बाजी कांग्रेस के हाथ लगेगी या फिर बीजेपी की, या फिर पिछली बार की तरह निर्दलीयों की बल्ले बल्ले होगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि टिकट वितरण में असंतोष और गुटबाजी का फायदा निर्दलीय उम्मीदवार ले सकते हैं। नगर निकाय चुनावों का प्रचार 26 अप्रैल की शाम थम जाएगा। सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी समेत अन्य सभी उम्मीदवारों ने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़ा सवाल यह है कि इस बार उत्तराखंड में कौन जीतेगा नगर निकाय चुनावों की बाजी। वैसे तो राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है, लेकिन हरिद्वार, उधमसिंह नगर जिलों में बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में है। कांग्रेस बहुगुणा सरकार के 1 साल के कार्यकाल के सारे चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी तीरथ सिंह रावत के नए नेतृत्व में चुनावी रण में ताल ठोक रही है। आपको बता दें कि पिछले नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को 18, कांग्रेस को 17 और बीएसपी को 3 सीटें मिली थी, जबकि 22 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। मतलब साफ है कि पिछली दफा नगर निगम और नगर पंचायतों में सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा है, उसको देखकर सबकी नजरें निर्दलीय उम्मीदवार पर लगी हैं। अब ये देखना दिलचस्प हो गई, क्या बीजेपी कांग्रेस जीत हासिल करेंगे या फिर इस बार भी निर्दलीय अव्वल नंबर होंगे। पिछले 15 दिनों से जारी प्रदेश की सर्वोच्च संस्था सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों की हड़ताल गुरुवार को भी जारी रही। हालांकि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कर्मचारियों को नो वर्क नो पे का फॉर्मूला वापस ले लिया है। पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर डटे सचिवालय समीक्षा अधिकारियों की हड़ताल आज भी बदस्तूर जारी रही, लेकिन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नो वर्क नो पे के फॉर्मूले को वापस लिए जाने को कर्मचारियों ने समर्थन किया है। वहीं गुरुवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर अधिकारियों ने बैठक भी की, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं निकल सका। वहीं सूत्रों की माने तो 2 वरिष्ठ प्रमुख सचिवों की नाक की लड़ाई के चक्कर में अभी तक समीक्षा अधिकारियों के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं कर्मचारियों ने भी लगातार होती देरी के पीछे अधिकारियों की लापरवाही को माना है। बहरहाल नौकरशाहों की नाक की लड़ाई के चलते भले ही इनकी मांगों पर अमल हो या ना हो, इसका नौकरशाहों पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी आपसी लड़ाई का खामियाजा अब इन कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। देहरादून में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में उस वक्त हंगामा हो गया जब उसके परिजनों ने उसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या करार दिया है। परिजनों का कहना है कि युवक की पत्नी मेहरू निशा ने ही उसकी हत्या करवाई है। देहरादून में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, लेकिन युवक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या उसकी पत्नी ने करवाई है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र की आजाद नगर कॉलोनी में आज सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। युवक का नाम मोहम्मद राशिद है, जिसकी उम्र 45 साल है, लेकिन युवक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक की पत्नी मेहरू निशा ने उसकी हत्या करवाई है, क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं था और पिछले कई सालों से इस बात को लेकर दोनों में झगड़े होते रहे हैं, जिसके चलते कई बार मेहरू निशा अपने पति को छोड़कर घर से भाग भी चुकी है, जिस कारण परिजनों का आरोप है कि राशिद को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेहरू निशा ने फांसी पर लटकाया है। बताया जा रहा है कि राशिद ठेकेदारी का काम करता है और पिछले कई सालों से आजाद नगर में ही रहता है। परिजनों का ये भी कहना है कि बीते दिन राशिद और उसकी पत्नी की सरेआम लड़ाई हुई, जिसमें उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसके 2 बेटों ने उसकी सरेआम पिटाई भी की। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच कर रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा, जिसके बाद ही उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कानपुर सामाजिक संस्था द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किए जाने के बाद पुलिस ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह के पास से 4 लाइसेंस बरामद हुए हैं, जिनमें आतंकवादियों की फोटो लगी हुई पाई गई है। कानपुर पुलिस और सामाजिक संस्था द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काकादो थाना क्षेत्र की पुलिस ने इन फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले श्रवण कुमार, बिहारी लाल, अनिल पाठक, विजय अग्निहोत्री, इरफान, चंद्र प्रकाश और श्रीनाथ को गिरफ्तार किया है।
इनके पास आतंकवादियों के बने हुए एवं अन्य लोगों के फर्जी पते पर बने हुए ड्राइविंग लाइसेंस व प्रतिबंधित फॉर्म संख्या 6 बरामद किए गए हैं। ये लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की कीमत 500 रुपए लेते थे और ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी व्यक्ति का बिना सत्यापन कराए दे रहे थे। फिलहाल